हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। दोस्तों, आज फिर मैं करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं अपने करंट अफेयर्स की इन सारी वीडियो में सिलेक्टिव करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं विथ हिस्ट्री डिटेलिंग में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो भी हो फैक्चुअल हो और आपके एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसी वीडियो में आज हम लोग तीसरा वीडियो है करंट अफेयर्स का। इसके पहले अगर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्टली विजिट रीच आउट करो, उसके बाद ये इस करंट अफेयर्स को भी देखें। सभी आपके अप टू डेट जो 6 मंथ 1 ईयर का जो है ना, उस सबको मैं यहाँ पर सिलेक्टिव करंट अफेयर्स को करवा रहा हूँ। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, DSSB, SSC, रेलवे, BPSC, जो भी एग्जाम्स है सब में ये आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया? दोस्तों, बताना है आपको कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को आयोजन भोपाल में हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और आपको पता है भोपाल जो मध्य प्रदेश है ना, दलहन की खेती में सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। ठीक है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 300 जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई है? 300वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, अहिल्याबाई को एक स्मारक के रूप में डाक टिकट और एक विशेष सिक्का जारी किया गया। इनकी 300वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया है। ठीक है, और सिक्के कितने रुपए की जारी किया गया है? तो 300 रुपए की सिक्का जारी की गई है। उस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का क्या है? चित्र है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का चित्र है। उनके योगदान जो है ना बहुत ज्यादा रहा है। उन्होंने आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए एक महिला कलाकार के राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया गया। महिला कलाकार को एक राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान करने की कोशिश किया गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिए यहाँ पर। ठीक है, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना को पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? तो ठीक है, उस विद्युत परियोजना का नाम बताना है। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ये कानपुर नगर में। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां है? 2 क्वेश्चन यहां से बनता है। अभी हाल फिलहाल में 660 मेगावाट का जो विद्युत परियोजना को जो पहली इकाई प्रधानमंत्री ने भेंट किया वो घाटमपुर विद्युत परियोजना है। और ये कहां पर किया गया? कानपुर में किया गया। और कानपुर कहां है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर इसके बारे में कुछ और विशेष जानते हैं तो इसकी कुल लागत 21,780.94 करोड़ रुपया है। 21,780 रुपया, 21,780.94 करोड़ रुपया है। ठीक है, ये मतलब एक आधिकारिक बयान से ये जानकारी दी गई है। ठीक है, इस परियोजना, यह जो बिजली परियोजना है ना दोस्तों, NLC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRBUNL की संयुक्त इकाई नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL की एक प्रमुख पहल है। यानी इन सारे लोगों की एक पहल है इस परियोजना में। और लागत कितनी लगी है? 21,780 रुपया 80.94 करोड़ रुपया ये इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। चलिए अब ये पिक्चर आप देखिए, है ना। पिक्चर जो है गीता समोता का है। गीता समोता का है। ये हाल फिलहाल में ये चर्चा में रही है। क्यों रही है? क्योंकि CISF, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF की एक जवान है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति बन गई है। यानी CISF के तरफ से पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली व्यक्ति बन गई है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये गीता समोता जी हैं। गीता समोता जो है CISF कब ज्वाइन की थी? 2011 में ज्वाइन की थी। ठीक है, और वो अभी क्या है? CISF की उदयपुर एयरपोर्ट पर यूनिट में तैनात है। ये CISF के पोस्ट पर
किस यूनिट में है? तो उदयपुर में है। और ये पहली ऐसी एक सीआईएसएफ महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय की मंजूरी दे दी? यानी कोकण रेलवे के तहत गोवा, कर्नाटक और केरल, ये तीनों कोकण रेलवे के तहत आता है। कोकण रेलवे चलाई गई थी दुर्लभ पहाड़ियों, जंगलों से होकर जो रेलवे गुजरती है, ठीक है, इसको मतलब चलाई गई थी, जिसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है, जैसे कि तिरछी नदियां, गहरी घाटी और बादलों में ऊंचे पहाड़ों से घिरा ये क्षेत्र है, और यहाँ पर ये रेलवे चलाई गई थी गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये अब जो है ना, तो कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र, यहाँ पर कुछ डिटेलिंग है। कोकण रेलवे भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई और मंगलोर के बीच की एक कड़ी थी, ठीक है। कोकण रेलवे भारत की व्यावसायिक राजधानी, एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत की व्यावसायिक, ठीक है ना, व्यावसायिक यानी बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। मैंगलोर के बीच की ये कड़ी थी जो अब तक नहीं बन पाई थी। 741 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन है। कितने? 741 किलोमीटर, यहाँ याद रखेंगे, 741 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका राज्यों को जोड़ती है। यह क्षेत्र आड़ी तिरछी नदियों, गहरी घाटियों और बादलों में ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। कोकण एक तटीय पट्टी है जो पूर्व में सह्याद्री पहाड़ियों और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। यह एक ऐसी भूमि है जहां पौराणिक कथाएं आर्थिक विकास के साथ साथ चलती है। यह एक समृद्ध खनिज संसाधन, घने वनों और धान, नारियल और आम के पेड़ों से घिरा है। एक भूभाग है। दुर्गम भूभाग पर विजय प्राप्त करना और निर्माण की छोटी अवधि का मतलब था कि ये परियोजना केवल कई तकनीकी नवाचारों की मदद से ही पूरी हो सकती थी। तो ये सभी चीजें कोकण के बारे में था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 1200 कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि बिहार में ये इलेक्शन होने वाली है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जान लेते हैं कि अभी फिलहाल हमारा जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो है, आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है। और कैमे है 26वें है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहला चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे पहला, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष या एज के हिसाब से काउंटिंग गणना किया जाए तो 65 वर्ष होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक है हो तो चलेगा, या तो आप मान लेते हैं कि आप 50 साल में आपकी मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं तो आप 56 साल तक पोस्ट पर रहेंगे। अगर आपकी ये 61 ईयर्स है और चुनाव आयुक्त बनते हैं तो 65 में रिटायर हो जाएंगे। आपको 65 में रिटायर हो गया यानी आप 4 साल तक ही रहेंगे। तो इस तरीके से मिनिमम 6 साल तक इसकी ड्यूरेशन होती है। लेकिन अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो आप 65 साल तक आप इस पोस्ट पर रह सकते हैं। चुनाव आयुक्त जो होता है ना, उनकी जो वेतन होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान होती है, यानी 2.5 लाख होती है, ठीक है। और उनको हटाया भी जाता है, उनको संसद द्वारा हटाया जाएगा और महाभियोग लाकर हटाया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गया, उन सबको जैसे हटाया जाता है वैसे ही यहाँ पर चुनाव आयोग को भी हटाया जाता है। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। और एक चयन समिति बनाई जाती है। तो राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को क्या करती है, आपको पता है हमारे देश में 3, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक 2 उप चुनाव आयुक्त होती है, ठीक है ना। चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। यानी प्रधानमंत्री,
एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के एक विपक्षी दल के नेता होगा, जो मतलब सबसे ज्यादा जो पावरफुल, सबसे ज्यादा सीट वाला जो विपक्षी दल होते हैं उनमें से मेंबर होते हैं। तो इस तरह से चयन समिति के द्वारा चुनाव आयुक्त का क्या होता है, चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? पूर्ण कार्यरत कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने वाला जो राज्य बना है दोस्तों, वो आपको कौन बना है बताइए? मिजोरम बना है, बिल्कुल सही, मिजोरम बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक 2011 में एक जनगणना हुई थी जिसमें मिजोरम की जो परसेंटेज थी 79.04% थी। ठीक है, उसके बाद इस लक्ष्य को हासिल करने की धीमी रफ्तार को देखते हुए मंत्रालय ने जुलाई 2023 में उल्लास नाम से एक क्या करते हैं, 9 साक्षरता मिशन कार्यक्रम का ऐलान किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में उल्लास नाम से एक मिशन, साक्षरता मिशन स्टार्ट की गई थी? तो मिजोरम था। ठीक है, जिसमें साक्षरता के नए मानक तय किए गए, है ना। इस राज्य को इस मुहिम में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। ठीक है, तो ये आपका मिजोरम है। अब मिजोरम मतलब एक प्रकार का आप वहाँ जाके घूम सकते हैं, वहाँ घूमने का जगह एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो आप बहुत मतलब मिजोरम में आप जा सकते हैं। आपको मैं मिजोरम का कुछ सीन वगैरह दिखा रहा हूँ, देखो आप, सुंदर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो यार दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे, देखिए देखिए, ये रेड है ना आपका, दिख रहा है ना, ये आपका मिजोरम का एरिया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इधर आप देखें नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखो आप देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो त्रिपुरा, अगरतला। ठीक है, आप देखो इसको थोड़ा सा हम ये करें, नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में आप जाओगे। ठीक है, इधर म्यांमार आ जाता है। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा और इधर करते हैं, देखो अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये मिजोरम है, ये मिजोरम है, ये दिख रहा है ना, ये इंडिया का मैप हो गया। तो ये यहाँ पर यही मिजोरम है। ठीक है, तो ये मिजोरम है। आप नॉर्थ ईस्ट साइड में, आपको यहाँ से अगर आप यहाँ पर हो, कहीं से भी अगर सेंट्रल दिल्ली में हो तो आप लगभग आपका 2 दिन लग जाएंगे जाने में। ठीक है ना, और वगैरह बहुत अच्छे हिली एरिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, मिजोरम के बारे में जान लेते हैं कुछ और। मिजोरम का जो राजधानी है ना, आइजल है। ठीक है, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ठीक है, मिजोरम में जो धर्मों की अगर बात करें तो वहाँ ईसाई धर्म प्रमुख है, और 87% से अधिक लोग जो है ना, वहाँ जो जनसंख्या का 87% से अधिक लोग ईसाई है दोस्तों। ठीक है, वहाँ का अगर मुख्य भोजन की बात करें तो चावल है, और वहाँ मिजो जो जनजाति है ना, वो वहाँ पर चावल के साथ में मांस, जैसे कि सुअर का मांस हो गया, चिकन हो गया, या मछली हो गया, या सब्जियां खाना पसंद करते हैं। मिजो एक तिब्बती बर्मी भाषा है। मिजो मतलब वहाँ भाषा, ऑफिशियल भाषा जो है वो मिजो है। एक तिब्बती बर्मी भाषा है जो मुख्यतः भारतीय राज्य मिजोरम में बोली जाती है, जहाँ ये आधिकारिक भाषा और आम बोलचाल की भाषा जो है के रूप में यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है? दोस्तों, मिनी रत्न जो हो गया, मिनी रत्न का जो दर्जा आपका मिला है वो कौन सा है? ठीक है, श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है। तो देखते हैं, तो इसमें जो हो गया आपका, देखो
म्यूनिसस, म्यूनिसस जो है म्यूनिसस इंडिया लिमिटेड यानी MIL, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का क्या हुआ। देखो यार, श्रेणी फर्स्ट, मिनी रत्न को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। उसका लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, दर्जा प्रदान कर दी गई है। अगर हम बात करें महारत्न कंपनियों को, तो 2024 में एक सूची जारी हुई थी, ठीक है। तो 14 महारत्न को क्या हुआ, जोड़ा गया था। अब टोटल जो महारत्न की संख्या 24 जो है, 14 महारत्न और 24 नवरत्न कंपनियां हो गई है, यानी 14 महारत्न हो गया, 24 नवरत्न कंपनियां। तो महारत्न जो कंपनियां हैं ये यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। महारत्न को कंपनी 14 है और मिनी रत्न कंपनी नवरत्न कंपनी आपका 24 है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे जो है ना, ये आपका क्या है, महारत्न कंपनी है। 14 जो है आपका 14 महारत्न कंपनी है। ये जो लिस्ट है आपका नवरत्न कंपनियां हैं, ये जो आपको लिस्ट में दिखाया ये नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। ये नवरत्न कंपनियां जो है नवरत्न, भारत में नवरत्न कंपनियों की नवीनतम संख्या 26 हो गई है ना। अब देखेंगे इसमें आपका नाम दिया हुआ है सबका, ठीक है, इसको आप देख लेंगे एक बार। फिर मिनी रत्न की श्रेणी फर्स्ट में अगर देखा जाए तो 54 आ गया है और मिनी रत्न श्रेणी सेकेंड में 11 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करवा दे। महारत्न 14, नवरत्न 24, मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी में अगर हम बात करें तो 54 और मिनी रत्न सेकंड श्रेणी में अगर हम बात करें श्रेणी सेकंड में तो 11, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला जिला कौन सा बना है, तो दीव बना है दोस्तों, दीव, ठीक है। दीव जो है एक दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, दीव बना है, ठीक है। तो दीव एक दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसी का एक जिला है, ठीक है। यह उपलब्धि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा घोषित की गई जब उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए दीव का दौरा किया, ठीक है। इसमें मुख्य विशेषता क्या था, इसमें मुख्य विशेषता था दोस्तों कि यहाँ 3 किलोवाट तक के सौर पैनल की स्थापना पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की गई, मतलब लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को हेल्प किया गया। बैंकों द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए बिना कुछ मॉर्गेज लिए, बिना कुछ जमा पूंजी लिए उनको ऋण उपलब्ध कराई गई। ऋण पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति रेपो दर 0.5% अधिक होती है। घरों के प्रति माह 330 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है जो रूफ टॉप और पैनल द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो इस तरीके से सरकार के तरफ से ये मदद की गई, जिस वजह से वो ऐसा एक दीव जो जिला बन गया है जो जहाँ पर दिन में पूरी सौर पैनल से आपका बिजली सप्लाई की जाती है वहाँ पर सारे लोगों को। तो आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी करेंट अफेयर्स आपको मिला। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके आपको और किस टाइप से चीज़ें चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।